तो बहुत ये आपका स्मार्टली, रहना बहुत चाहिए स्मार्टली और जवाब उसके दिया। नहीं मतलब ये बहुत ही स्मार्टली डील किया तुमने। करूंगी। जो टेस्ट में आपके मार्क्स आते थे लगभग लमसम इतने ही आए, आपके मैच करते थे। बट आपके हिसाब से राइट टाइम क्या होना चाहिए? मुझे व्हाट विल लगता द है कि राइट टाइम? हाँ, इसी को स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं। पहले यही रहता। सो व्हाट वाज योर कट ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन पीजी एट एनएचएमसी, मतलब क्या गई थी लगभग? तो वेलकम डॉक्टर मेहर टू द सर। प्लेटफॉर्म ऑफ होम्योग्राम. She has been my student also, and now she did her schooling from Queen Mary School, Tisizari, in 2017, and joined BHMS in same year in October. Means joined her BHMS इमीडिएटली in आफ्टर। 2017. Hmm. And then she was very good student. Means she is मतलब in BHMS she was very good student. तो हमने प्रोजेक्ट वगैरह दिए हैं, काफी अच्छे से बनाया है. तो through and through she was very good student. And her internship started in 3rd November 2022 and completed in 2nd November 2023. Means after 2023 she started preparation for this AIA PGT na, यस सर। and she secured all India rank second in the 2024 exam. So many congratulations dear, first of all. सर So थैंक यू सो you मच। nailed it. थैंक यू सर। बट ये मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी कभी भी अपनी प्यास बुझनी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट फर्स्ट आने की दिशा में प्रयास करना चाहिए. हाँ सर, मान लो फर्स्ट यू आने की कोशिश हाँ पूरी मान लो करी थी और यूपीएससी में एक ही सीट है, तो वही टॉपर को ही मिलेगी. बट यू आर ऑल्सो टॉपर. वही है ना, टीचर और पेरेंट जो है हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. व्हेन डिड यू स्टार्ट थिंक अबाउट द प्रिपरेशन? कब आपने सोचा? सो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन के बारे में फाइनल ईयर से स्टार्ट मैंने कर दिया था। तो फाइनल ईयर से पहले मेरा सच कुछ नहीं था कि मैं करूंगी एमडी। बट फाइनल ईयर में मुझे लगा कि आई कैन डू इट बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा थ्योरेटिकल पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट काफी स्ट्रांग था क्योंकि शुरू से ही मैं पढ़ते आ रही थी। तो फाइनल ईयर से मैंने थोड़ा शुरू कर दिया था। तो मेडिसिन मैंने डेविडसन से काफी स्ट्रांग रखा था अपना, और एमएम ये मेरा काफी स्ट्रांग था। बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने रखे थे काफी स्ट्रांग, बट बाकी जो रह गए सब्जेक्ट्स लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले वो मैंने इंटर्नशिप में आके फिर शुरू करे। क्योंकि फाइनल ईयर काफी लंबा टाइम भी होता है और उसमें मार्क्स जो लगते हैं वो एट द एंड मैटर भी करते हैं। तो मैंने फाइनल ईयर हम्म. को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसमें मैंने सारा हम्म. अपना थ्योरेटिकल जो था मेडिसिन एमएम रिपोर्टरी ऑर्गेनॉन सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया था। हम्म. एंड प्रॉपर लेकिन जो मैं कहूंगी तैयारी वो मैंने इंटर्नशिप में ही करी है शुरू। फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप इनफैक्ट। तो मैंने तब अच्छा. से स्टार्टिंग, हाँ फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप से मैंने शुरू कर दिया था। बट अगेन उससे पहले मेरा सारा थ्योरी पार्ट काफी क्लियर था और स्ट्रांग भी था। तो तो कुल कुल एमसीक्यू, मिलाकर के हाँ। हम ये कह सकते हैं कि आपको एक तो फाइनल ईयर लगा, फाइनल ईयर में आपने पढ़ा ना, फाइनल ईयर लगा, इंटर्नशिप लगी, फिर आपको लगभग 6-8 महीने ये लगे, तो हाँ, तब फाइव जाके सिक्स आज. मंथ्स एक्सपीरियंस। हाँ. बट तो जो एक होता है प्रॉपर, बिकॉज एड में एमसीक्यू इतना नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे फाइनल ईयर में, तो एमसीक्यू हम्म. मैंने इंटर्नशिप में ही शुरू करा है सारा। हम्म. तो इंटर्नशिप से मैंने सारा एमसीक्यू एंड ऑल ऑफ दैट शुरू करा था, तो मुझे उसमें ऑलमोस्ट लग गया था टाइम। हाँ. इंटर्नशिप से लेके एंड तक 1.5 years तक ऑलमोस्ट, बिकॉज इंटर्नशिप इज इटसेल्फ 1 year और 5-6 months एक्स्ट्रा। तो उसको हम्म. मिला के मेरा सारा मैंने एमसीक्यू पार्ट वहीं करा था। तो इंटर्नशिप तो कर ही लेना चाहिए, मतलब इंटर्नशिप हाँ. से पहले करोगे तो और अच्छी बात है। मतलब और स्ट्रांग होगा ज्यादा, मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा। बट इंटर्नशिप में तो लाइक फर्स्ट डे से ही मेरे हिसाब से शुरू कर देना चाहिए सारा प्रिपरेशन एटलीस्ट। हम्म. मतलब इंटर्नशिप से वो तो कुछ कम नहीं है। फर्स्ट यही है मेरा ओपिनियन इस बारे में। बाकी अगर पहले से भी करना है तो यू कैन डू, बट अगेन अपना थ्योरी, क्योंकि जो पेपर होता है उसका लिखने का एक तरीका होता है और जो एमसी होता है उसका एक तरीका होता है। तो अगेन कि आप थ्योरी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो इस वजह से अपना वो करते हुए साथ में देन यू कैन स्टार्ट इन इंटर्नशिप। मुझे हाँ तो इनफ जो. लगा, मेरा इंटर्नशिप से मैंने करा है तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि इतना कम पड़ गया, ऐसा नहीं था, बट मेरा हो हाँ गया हाँ सारा। हाँ बिल्कुल. नहीं, दूसरा ये ना कि जैसे होता है ना, बच्चों को ये लगता है कि भाई मतलब ये जो है 3 महीने 4 महीने की चीज है, ये ऐसी नहीं है, रेगुलर परसिस्टेंस की चीज है. नहीं, आपके ये अंदर तो बिल्कुल नहीं। परसिवरेंस होनी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है.
तो मैंने कंसिस्टेंसी क्वेश्चन से आयर बहुत देखे इन बच्चों के, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आयर थे कि जो मिथ है तीन ना कि अगले 3 महीने में महीने। हम अगले हाँ, तीन नहीं। महीने में हम क्या कर लेंगे, या इतने शॉर्ट कमिंग है तो कैसे कर लेंगे। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता इस प्रिपरेशन का। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स और गुड रैंक, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। तो वो तो लगेगा। ये तो ऐसी चीज इसे है कि थ्योरी का पेपर तो फिर भी लोग कहते हैं ना एंड में 2-3 महीना पढ़ लेंगे पास रहेंगे। इसमें नहीं हम्म चल सकता, इसमें आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, तो आपको डेली पढ़ना है, कुछ इन ना कुछ डेप्थ तो पढ़ना स्टडी, ही है यस। डेली। हम्म और इंटर्नशिप के बाद तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। तो ये आप बताओ कि जैसे वैसे वैसे तो आपने बताया कि ठीक है, इंटर्नशिप से आपने बहुत ज्यादा सीरियसली शुरू किया और फाइनल ईयर में भी किया था। बट आपके हिसाब से राइट टाइम क्या होना चाहिए? मुझे व्हाट विल लगता द है, राइट टाइम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको एमडी करनी है तो आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो कर लो। बट अपना थ्योरी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग रख के, जैसे एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप सेकेंड ईयर में कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर में आपके पैथोलॉजी है, एफएमटी है, देन एमएम ऑर्गेनॉन, जितना मुझे पता है आई थिंक यही अभी सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपना एफएमटी का पूरा थ्योरी पहले कंप्लीट अच्छे से करो बुक से, उसके बाद आपको लग रहा है देन यू कैन डू एमसीक्यू। तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आप सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग कर लो, बट फर्स्ट डू हम्म थ्योरी एंड देन आप एफएमटी, आपको जैसे पूरा थ्योरी क्लियर हो गया आप एमसीक्यू देखो, उसके बाद यू कैन हम्म गो बैक टू थ्योरी ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से आप हम्म उस ईयर में वो वाले सब्जेक्ट्स का थ्योरी भी अच्छा करो, एमसीक्यू भी अच्छा करो, तो आपको आगे आसानी होगी। तो अगर हम्म आपने सोचा है तो मैं तो कहूंगी कि कोई भी टाइम वो नहीं है, आप जब आपका दिल करे, अगर आपको अभी फर्स्ट ईयर में अगर लग रहा है तो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट ले- हाँ, तो वो अपने हाँ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसमें आप आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी की बैलेंस बिटवीन द योर थ्योरी थ्योरी एंड राइटिंग, बिकॉज वो सब्जेक्टिव होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली होता है। बस। तो यू हैव टू कीप हाँ, बैलेंस। ऐसा नहीं हो कि आप वो करने शुरू कर दो और इसमें पता लगा कि आप पास ही नहीं हो पाए। तो वो तो बैलेंस करके हाँ, आपको वो करना तो होगा। बैलेंस जरूर करके चलना है। मैं ये कहूंगा अगर आपका थ्योरी इतना स्ट्रांग हो गया, आपको लग रहा है अभी भी टाइम बच रहा है, तो आपको कुछ देखना है अलग कि क्या पूछ सकते हैं एफएमटी में इसके अलावा, लाइक अगर थ्योरी में तो आप देन यू कैन गो फॉर एमसीक्यू। बट हम्म सेकेंड ईयर में अगर आप इतना आपके अंदर इंथुजियाज्म है कि आप सेकेंड ईयर से। ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम, मतलब या तो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। भी महान लोगों ने पूछा है ना कि एमसीक्यू में आता है या सब्जेक्टिव आता है, तो एमसीक्यू में आता है। हाँ, पहला तो ये हो गया। एमसीक्यू में, यस, हाँ। सेकंड थिंग ये है कि व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट, मतलब आप अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की, तो कई बच्चे हाँ। एनाटॉमी से शुरू करते हैं, फिर एनाटॉमी एनाटॉमी में 4 महीने गुजार देते हैं। तो आपके आपकी प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज? तो आप दो चार ऐसी चीजें बताओ जो प्रेफरेंस बेस करके बंदा, अगर सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है, तो उनके पास टाइम काफी है, तो प्रेफरेंस बेस, क्योंकि सेकंड ईयर से ही मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, सर्जरी भी पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं होता कि उनको नहीं पढ़ाई जाती। तो दे कैन मैनेज दैट ऑल्सो। बट अगर आप, मैं बताऊं कि आप फाइनल ईयर या इंटर्नशिप के स्टूडेंट को बताओ, तो आप कैसे बता सकते हो, ये बताओ आप। तो वेटेज जो रहती है अराउंड हम्म हमारे होम्योपैथी पार्ट की, वो 60 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आउट ऑफ 120, 60 इज फॉर होम्योपैथी, 60 इज फॉर इलाइट। तो 60 क्वेश्चंस में भी मैं कहूंगी जो सबसे ज्यादा वेटेज है, सारी ऑलमोस्ट है, मटीरियल 16 क्वेश्चंस, रिपोर्टरी 16 एंड ऑर्गेनॉन 16। तो इन तीनों से 16 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही है। और रही बात फार्मेसी की, तो उसमें कम है 12। तो हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जिनकी वेटेज ज्यादा है उनको हम पहले प्रायोरिटी दें। तो हमारा पहले होम्योपैथी पार्ट तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो होम्योपैथी पार्ट एक हो गया। देन एलाइट की बात करूं तो एलाइट जो सबसे पहले वी शुड स्टार्ट विद होम्योपैथी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि होम्योपैथी का वेटेज ऑलमोस्ट बाकी जो 8 हमारे लाइट है उसके एक बराबर है। तो एट द एंड हम्म सेव भी यही करता है। तो मुझे लगता है पहले होम्योपैथी आप अपना स्ट्रॉन्ग करो, देन गो फॉर इलाइट। तो इलाइट में आपका प्रायोरिटी मेडिसिन होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मेडिसिन के आते हैं 16 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चंस एलाइट में और किसी सब्जेक्ट के नहीं है जितना मेडिसिन का है। तो आफ्टर होम्योपैथी का आपका पार्ट क्लियर है तो देन यू कैन गो फॉर मेडिसिन, बिकॉज 16 क्वेश्चंस उसके हैं। देन नेक्स्ट कम्स सर्जरी, गायनी, ऑप्स। उनका बहुत वेटेज है, थर्ड ईयर में हमें ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सर्जरी का भी ऑलमोस्ट हमारा 8 क्वेश्चन रहता है, गायनी ऑप्स का भी 8 क्वेश्चन रहता है। देन नेक्स्ट हमारा पीएसएम आता है, उसका 12 क्वेश्चन रहता है। तो ये वाले हमारे सब्जेक्ट्स मेन होने चाहिए इलाइट में, कि हमारा ये कंप्लीटेड हो, दैट इज मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑब्स एंड पीएसएम। रही बात अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथ एंड एफएमटी, तो इनके 5 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। तो ये हम्म हमें थोड़ा सा एंड में रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद एनाटमी इज नॉट हाँ, पॉसिबल, गुड गुड बिकॉज ऑप्शन, यस। हाँ क्योंकि एनाटमी से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम्म 4 आएंगे या कभी कभी 2 भी आते हैं। तो उस पर इतना टाइम नहीं लगाना। पहले मैं कहूंगी होम्योपैथी स्ट्रॉन्ग करो, फिर इलाइट में मेडिसिन, देन गायनी, ऑफ, सर्जरी एंड पीएसएम, ये ऑर्डर होना चाहिए आपके सब्जेक्ट कंप्लीशन का। और एनाटमी एंड एक्सेट्रा, फिजियोलॉजी, पैथ, एफएमटी वो लास्ट में।
वो होना चाहिए। ऐसे भी बच्चे थे जो छोड़कर भी गए थे ये सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी, और उनका भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मार्क्स ऊपर नीचे से। तो मुझे ये लगता है कि आप एंड में कर सकते हो इनको, इतना है वो हाँ नहीं है। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपके एनाटॉमी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई हो आपने। यहाँ अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या सर्जरी पढ़ते हो, सर्जरी में एनाटॉमी का रोल है, तो अगर सर्जरी तभी समझ में आएगी जब आपको एनाटॉमी समझ में आई होगी। तो आपको जब सर्जरी या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हो तो वहां पे पढ़ने का मतलब ये है कि थ्रू एंड थ्रू आप पीछे से क्लियर करते आए हो चीजों को। याद करना अलग चीज है, रेक्टिफिकेशन अलग चीज है, एनाटॉमी की कौन सी आर्टरी कहाँ से गुजर रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज अलग है। बट अप्लाइड एनाटॉमी जो है, जो कि सर्जरी में भी यूज होती है, उसको आपको याद रखना जरूरी है। इसलिए ये नहीं सोच दिमाग में रखना है कि एनाटॉमी पढ़नी नहीं है। एनाटॉमी पढ़नी है, बट जैसे आप मान लो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का कोई चैप्टर उठाते हो तो वो पैथोलॉजी से भी लिंक हो जाता है, फिजियोलॉजी से भी लिंक हो जाता है। कोई अगर हार्ट का कोई कंडीशन है, मान लो सीवीएस आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा पढ़ रहे हो तो कम से कम एओर्टा का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपका बेसिक तो है, वो जरूर पढ़ना होगा। एमसीक्यू तो ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करने की बात बता रहे हैं कि एमसीक्यू हम्म। आपको इस प्रेफरेंस में करना है। और हाँ। सब्जेक्ट जो है वो आपको लगभग सारे ही पढ़ने हैं, और बेहतर होगा कि आप जिस ईयर में पढ़ रहे हो उसमें वो सब्जेक्ट आप अपना उसको क्लियर करते कंप्लीट चलो, हो। ताकि हम्म। आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो, ताकि कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन में फंस जाओगे नहीं तो। हाँ वो रेक्टिफिकेशन वाले जरूर तो है। कर जाओगे, लेकिन वहां पे ये फंस जाएंगे। तो बीच बीच में मैं भी अपना इनपुट दे रहा हूँ क्योंकि हाँ थोड़ा सा इन लोगों को नहीं, गाइड क्योंकि करते रहते हैं काफी ना। बार मुझे भी हुआ ऐसे कि ऐसे नहीं कि पढ़ते हुए बैक जाना पड़ता, नहीं समझ आ रहा चीजें, तो यू हाँ हैव टू तो गो बैक। उसी से हाँ क्लियर हो जाता है ना। उस समय आपका 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है अगर कोई एक चैप्टर आप असम्पशन पढ़ रहे हो तो। रीजन आप नहीं सॉल्व कर सकते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हर बिल्कुल चीज का एक वाई पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसके सही लिए बात है। बैक में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब जो है मेजर बात, जो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे वो यही क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बुक्स डिड यू प्रेफर फॉर प्रिपरेशन, हम्म। प्लीज टेल अस दिस अबाउट सब्जेक्ट वाइज, अगर बुक हैं या एमसीक्यू वाइज हैं तो कौन सी इनको करनी है, कैसे करनी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो मैं से स्टार्ट करती हूँ, तो स्टार्टिंग विद एमएम, तो थोड़ा एलन की हल्के नोट। हल्के बोलना, थोड़ा स्पीड हल्की रखना, स्पीड हाँ बहुत, ठीक है। हाँ बहुत फास्ट ना हो ताकि आराम से लिख बाकी पाए। मैंने हाँ हाँ एक लिस्ट भी बनाई है, तो मैं वो पेपर शेयर कर दूंगी एंड में। शेयर कर इसमें देना, हाँ सारी श्योर। बुक्स के नाम भी हैं। तो हाँ वो स्टार्टिंग विद ग्रुप पे शेयर एमएम। कर देना, जो हमारा ग्रुप है ना उसी हाँ पे मैं कर देना। शेयर कर दूंगी वो, उसमें सारी श्योर। बुक्स हैं कि किस सब्जेक्ट लेके आए। तो उससे शुरू करते हैं एमएम से। तो एमएम के लिए हम सबसे पहले एलन की नोट और बोरिक ये हमारी होनी चाहिए। तो बोरिक भी कंप्लीट बोरिक नहीं, बट इटैलिक्स एटलीस्ट आपको इटैलिक्स पता होने चाहिए, बाकी पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इटैलिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन जो हमारी सोर्स बुक है, उसके अलावा सक्सेस कवर्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो हमारा एमएम का पार्ट जो सक्सेस में है वो भी सारा करना है, थ्योरी एंड एमसीक्यू बोथ। एंड सेकेंडली हमारा क्रैक द एंट्रेंस बहुत अच्छी बुक है एमएम के लिए। उसके अंदर हमारा एमसीक्यू का जो पार्ट है वो काफी अच्छा है स्पेशली। तो एमएम के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि सक्सेस एंड क्रैक द एंट्रेंस, ये दो इनफ है। और बाकी एलन की नोट तो आप डेली बेसिस पे रिवाइज करोगी। अगर आपका वीक है तो भी, नहीं है तो भी, एटलीस्ट आपको 2-3 डब्स तो डेली की करनी ही है, क्योंकि एट द एंड उसकी वेटेज भी ज्यादा है। तो एमएम का यही रहता है। देन ऑर्गेनॉन का ये रहता है, अगेन सक्सेस तो सारी के लिए कॉमन है ही, फॉर होम्योपैथी एंड लाइट ऑल्सो। एक अलग चीज जो ऑर्गेनॉन और रिपर्टरी में पर्टिकुलरली है वो है काइजन। तो काइजन का पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं ऑर्गेनॉन के भी और रिपर्टरी के भी। तो वो वाले जो एमसीक्यूज हैं वो आप उसके ऑलमोस्ट हो जाता है उससे। रिपर्टरी का मैं बता रही थी और ऑर्गेनॉन का, दोनों का कंबाइंड है, बिकॉज दिस पार्ट 2 काइजन में ऑर्गेनॉन रिपर्टरी दोनों में एमसीक्यू और थ्योरी मिल जाता है। तो आपका ये हो गया काइजन। देन नेक्स्ट हमारा आता है फार्मेसी। तो फार्मेसी के लिए सक्सेस इज इनफ, उसके आगे आप डिटेल में मत भी जाओगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो काइजन 1 वॉल्यूम में फार्मेसी है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये होम्योपैथी वाला पार्ट है। देन इलाइट के लिए मुदित खन्ना इनफ है मेरे हिसाब से। रोम्स में भी इलाइट है लाइक मेडिसिन का पार्ट, बट रोम्स में इतना इलेबोरेटेड है, मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये दिक्कत है कि मैं रिवाइज नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं रिवीजन ही नहीं कर पाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है रोम्स का भी मेडिसिन पढ़ने का, तो मैंने रोम्स का भी मेडिसिन एंड में छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ मुदित खन्ना पे फोकस किया। तो अगर आप मेडिसिन के लिए मुदित खन्ना करो तो आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। काफी उसमें आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ये तो मेडिसिन का था। देन गायनी ऑब्स के लिए बुक है साक्षी अरोड़ा, इज वेरी नाइस। नहीं, उसके इसमें अंदर जैसे आप कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मुदित खन्ना में भी कोई बहुत हायर लेवल की चीजें दी होती हैं जो कि नहीं, मतलब वो, तो मुदित मुदित खन्ना खन्ना पूरी में करनी है ना, मतलब पूरी अच्छे से करनी पूरी है ना। करनी, हाँ पूरी हाँ। करनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा जा सकता, ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है। सारी कंप्लीट हाँ इंक्लूडिंग थ्योरी एंड एमसीक्यू, वो सब वेरी गुड। पूछेगी। एमडी में देयर इज नो वो डिमार्केशन, वो सब आता है उसमें। तो ठीक है काफी ठीक है। बच्चे बोलते हैं मार्क कर दो, बट मार्क का एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तो उसमें सब कुछ ही हाँ पढ़ना है।
देन आई वाज सेइंग मेडिसिन के बाद हाँ गायनियोप्स, तो गायनियोप्स में साक्षी अरोड़ा एक अच्छी बुक है, क्योंकि गायनियोप्स का वेटेज ज्यादा है, तो साक्षी अरोड़ा बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए, उसमें एमसीक्यू थ्योरी दोनों मिलेगा गायनियोप्स के लिए। देन सर्जरी के लिए आई विल से रोम्स, क्योंकि रोम्स में क्या है कि सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, एंड सक्सेस में जो थ्योरी है वो भी अच्छा है, तो सक्सेस और रोम्स का दोनों का मिक्सचर। देन उसके बाद पीएसएम आता है, दैट इज आल्सो फ्रॉम रोम्स। तो जो एक्चुअली जो रोम्स है वो सारा इलाइट कवर करती है, हम्म एंड लेकिन एमसीक्यू उसमें कोई नहीं है, ये एक हम्म ड्रॉबैक है रोम्स का। बट वो थ्योरी काफी क्लियर करती है, तो मुझे लगता है वो थ्योरी काफी इनफ है। उसके हम्म आप सक्सेस तो कर ही रहे हो, रोम से लाइट पार्ट अगर आप कर लो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लाइक सर्जरी का, गायनियोप्स का करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप साक्षी अरोड़ा कर लो, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है। एंड देन लास्ट में पीएसएम, तो ये सारा आप रोम से लाइट पार्ट कर लो मेरे हिसाब से, तो ऑलमोस्ट ये हम्म। आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो आपकी जो बेसिक मैं कहूंगी सक्सेस, क्योंकि उसमें सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हैं, देन क्रैक एंड मुदित खन्ना, ये तीन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बेसिक है, ये तो करनी ही चाहिए तीनों। हम्म। उसके अलावा देन टर्निंग पॉइंट भी है, बट वो होम्योपैथी में एक्स्ट्रा में है, अगर आपको करनी है तो यू कैन डू टर्निंग पॉइंट ऑल्सो, बट फॉर होम्योपैथिक पार्ट इट इज नाइस, लाइक ऑर्गेनॉन एंड रिपोर्ट। तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या रही है? पहले आप चैप्टर पढ़ते थे फिर एमसीक्यू करते थे, या पहले एमसीक्यू करते थे फिर उसको जाकर के उसको क्लैरिफाई करते थे या डाउट क्लियर करते थे बुक में? आपकी क्या मेथोडोलॉजी रही? क्या पहले ये रहता था कि थ्योरी पढ़ के फिर एमसीक्यू करना, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू नहीं समझ आते थे कि क्या मतलब एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चंस है, तो हम मेरा ये रहता था कि पहले थ्योरी करूँ फिर उसके बाद एमसीक्यू करूँ, फिर एमसीक्यू में मुझे अगर सपोज कोई दिक्कत आई तो मैं बैक जाऊंगी वापसी थ्योरी में, और चेक हम्म करूंगी कि क्यों मुझे दिक्कत आ रही है, क्या मतलब मेरे हिसाब से ये था बट आंसर नहीं है, तो मैं बैक में तब जाऊंगी। तो स्टार्ट हमेशा थ्योरी से करना चाहिए, देन गो फॉर एमसीक्यू, देन बैक थ्योरी, तो ये नहीं, ऑर्डर होना चाहिए। ये आपका है पैटर्न, मतलब कई बच्चों का ये है ना कि जैसे मेरा ही पैटर्न है, मैं कभी थ्योरी से नहीं करता। तो कारण है कि वो कई बार आप कई बार जैसे किसी को पढ़ने का शौक है तो थ्योरी से कर लेगा। जिसको जो स्थिर प्राणी नहीं है उसके लिए क्या दिक्कत होती है कि वो पढ़ने के बाद 2 या 4 3 चैप्टर पहुंचते पहुंचते पिछला उड़ने लगता है उसका। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एमसीक्यू करोगे ना, तो उसमें आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आप अपने हम्म को थोड़ा सा कोसते हो उसमें कि क्यों नहीं आ रहा है। हम्म फिर आप बैक टू पवेलियन जाते हो, फिर उसको क्लियर करते हो। जब वो मार्क हो जाता है ना आपका बुक अच्छे से, हम्म मान लो आप करते करते आपने 15 दिन एमसीक्यू की, आपके बुक को चैप्टर मार्क हो जाएगा। तो आपको हम्म, क्लैरिटी आ जाती है थ्योरी पढ़ने में कि ये इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मतलब जो आ गए वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी वो हाँ भी इंपॉर्टेंट है जो नहीं आए। तो वहां आपका ये हाँ। डिमार्केशन हो जाता है कि आप कौन से आने वाले हैं। बस एक इसमें बट प्रॉब्लम ये है, मेरे को जो लगा कि हाँ आंसर कुछ क्वेश्चंस गलत है हाँ एमसीक्यू के, मतलब कि तो आप बिल्कुल। अगर तो वो जब अगर आपने सपोज लर्न कर लिया तो आप तो गलत नहीं, लर्न एमसीक्यू नहीं लर्न करना कर है, रहे हो। मैं एमसीक्यू जो हाँ मैं मतलब करता था वैसे, या जो भी करता था उसको वेरीफाई किए बिना लेना ही नहीं है। हाँ उसको वेरीफाई अगर करे बिना अगर नहीं। जहां मेरे को डाउट है तो हाँ वहां उसको मैं वेरीफाई किए बिना नहीं उसको लेता था। हाँ तो वेरीफाई वेरीफाई जब करना। करोगे तो आप ऑटोमेटिकली बुक में आप उसको अंडरलाइन करोगे, तो हाँ आपकी बुक जो है ना वो कलर्ड हो जाएगी। तो जब आपकी कलर्ड हो हम्म जाएगी तो फिर आप, तो जिसको जैसे कुछ लोगों को चैप्टर के हिसाब से पढ़ के तब एमसीक्यू करना होता है, कुछ लोगों हम्म को ये उल्टा मेथड रिवर्स वाला होता है। तो ऐसा हाँ ये सिस्टम भी ठीक होता है, है। वो फिर अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हाँ बस वो यही जैसे करेंगे फिर, जिसको, अगर आप एमसीक्यू से करो तो वेरीफाई करते हुए चलो कि ये एमसीक्यू का आंसर ये है, बट ये यही होना चाहिए, ये नहीं कि वो अलग है। हाँ ये क्योंकि हाँ बुक्स में मिलेगा, ये चीज प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल, स्पेशली वो तो होता ही गायनी है। ऑब्स की एमसीक्यू सक्सेस में काफी गलत है, तो वो हाँ, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो वो गलत हो जाएगा। गलत ही तो याद हो हर जाएगा। चीज का आपको वो देख के चलना है कि इसका आंसर क्यों है, क्योंकि एज इट इज हम्म एमसीक्यू लर्न नहीं कर सकते, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे एमसीक्यू की बात चली है, तो हाउ डू यू सॉल्व द एमसीक्यू? मतलब एक दो एग्जांपल देके के आप बताओ कि कैसे कोई एक एमसीक्यू सॉल्व करते हो आप। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, मेडिसिन का क्वेश्चन है, टेम्पोरल आर्थराइटिस बड़ा पूछा जाता है कि उसके अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो ऑप्शन में हेडेक होता है, हेडेक उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। देन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब नेक्स्ट में जॉ क्लॉडिकेशन भी एक ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ टेम्पोरल आर्थराइटिस, तो आंसर विल चेंज टू जॉ क्लॉडिकेशन। तो आपको ये देखना है कॉमन पूछा है, स्पेसिफिक पूछा है, क्या पूछा है, ऑप्शन में दोनों होगा। तो ये नहीं कि एकदम देखा हम्म आपने पढ़ाई और सिम्टम ऑफ एकदम स्पेसिफिक वाला वर्ड ही नहीं देखा, आपने फर्स्ट ऑप्शन में हेडेक देख के टिक कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आप जाओ कि फर्स्ट ही है क्या पक्का या सेकंड है। तो चारों ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाँ यही होगा तो आगे गए नहीं, तो ये वाला नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आंसर ए नहीं बी होता है, बी नहीं सी होता है, तो वो ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक्सेप्ट लिखा है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो कभी कभी एक्सेप्ट पूछ लेता है तो आपका सारे ठीक होता है, एक गलत होता है। देन नॉट पूछ सकता है। देन आपके कभी कभी ऐसा भी आता है कि स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि ए बी सी या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो सारी स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद ही आंसर करना है, और ऑप्शन तो चारों ही पढ़नी है। ये आपका थोड़ा वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार अच्छा। ऐसा होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जिसे कहते हैं, यू हैव टू चूज। बिल्कुल देन जैसे बिल्कुल। एक और मैं एग्जांपल दूंगी, एसएलई में जैसे पूछा जाता है, व्हिच इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, तो हमारा एएनए होता है, बट वही स्पेसिफिक पूछे तो एंटी टेस्ट डीएनए एंटीबॉडीज होते हैं, तो आपको अगेन वो वर्ड देखना है पूछा क्या है और आंसर क्या है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में होगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नहीं होगा, दोनों ही होगा, तो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन सही पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो हमेशा फंसोगे। बट यहाँ पे आप अपनी प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हो पहले से तैयारी करके। तो इसीलिए वो आप क्वेश्चन को बिल्कुल वही वाली बात जैसे डॉक्टर ने बोली कि वो पूछ क्या रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है या स्पेसिफिक पूछ रहा है या जनरल पूछ रहा है, किस सेंस में पूछ रहा है, बहुत बहुत ध्यान से उसको करना जरूरी है। हम्म। हम्म तो ये वाली चीज मैटर करती है। नहीं, दूसरा ये भी है कि इसमें जैसे मान लो कि आपने कोई एक क्वेश्चन अगर आया, उसके चार ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको हम्म। एक पता है और तीन के बारे में नहीं पता है तो वो भी आप सर्च करिए कि वो हाँ, तीनों के बारे में। बाकी ये तीन किस पर अप्लाई होते हैं। हाँ, जैसे तीनों का मान आपको लो कि पता होना चाहिए। कोलिस्टेटिस के लिए पूछ लिया कि मर्फी साइन, कि कोलिस्टेटिस में कौन सा साइन अप्लाई होता है। एक दे दिया मर्फी साइन, एक रोजविंग दे दिया, एक कुछ और दे दिया, तीन चार दे दिए। आपको मर्फी तो पता है, बाकी तीन नहीं पता है, तो वहां आप जाकर के बाकी तीन के बारे में पढ़ोगे, तो वहां एक क्वेश्चन से आपके तीन क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। तो ये भी है कि क्वेश्चन जब आप करो तो आप ऐसा नहीं कि हड़बड़ तड़बड़ में सारे क्वेश्चन किए जा रहे हो। हर क्वेश्चन को कम से कम 10-5 मिनट लगाओ, उसको अच्छे से समझो, करो, फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बेसिकली, कि बहुत ध्यान एग्जैक्टली से, पूछा हाँ। क्या है। सो व्हाट वाज योर कट ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन पीजी एट एनएचएमसी, मतलब क्या गई थी लगभग? इसमें मार्क्स का होता स्टार्टिंग। है क्या सीन? मार्क्स का सीन होता है क्या इसमें? नहीं नहीं, मार्क्स का सीन नहीं है, रैंक का है, एंड बेसिकली सीट कितनी है। तो इस बार 325 पे स्टॉप हो गया था एनएचएमसी फॉर जनरल, और हम्म मेरे 361 थे, तो इतना मतलब आपको एटलीस्ट 325 से तो ऊपर लाना ही है एनएचएमसी में आने के लिए। ये आउट बात ऑफ मुझे पहले भी, आउट ऑफ 480, 480। ये दैट बात मीन्स पहले भी। एटलीस्ट 90, हाँ 90 क्वेश्चंस आपके करेक्ट तो होने ही चाहिए, नेगेटिव कम जितने कर सकते। पहले जो सीनियर्स का वो 10th रैंक पे रुक गया था, आज इस बार 17 पे रुका। तो रैंक डिपेंड करता है कि उस साल बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है बेसिकली। तो हम्म आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैंने देखा इस साल जैसे जो था, मतलब 300 में रहता है, 320 प्लस तो रहता ही है। ये मैंने हम्म बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं, 320 ऊपर तो रहते हैं, उससे नीचे तो मुश्किल है फॉर प्लस एक एनएचएमसी। कई चीजों पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने कितना टफ आ रहा हाँ, है, पेपर पे भी डिपेंड प्लस करता है, टफ है या इजी है। कितने लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं एनएचएमसी की दिल्ली को। मतलब शुरुआत के अगर बिल्कुल ही टॉप 5 अगर कर दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो हम्म। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम्म। काउंसलिंग के दौरान ना। बट बिल्कुल, फिर हाँ। भी एक आइडिया तो लग ही गया कि हाँ, थ्री कि आपको ट्वेंटी से ऊपर 320 आप। अबव एटलीस्ट रखना है, और हम्म उसके बाद ही पॉसिबल है एनएचएमसी में आने के लिए। हाँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जैसे मैं तैयारी तो कर ली है, लेकिन क्या है कि अब इनको 2-3 महीने बचे हैं। ये जो 2-3 महीने हैं वो इसमें वो किस चीज पे ज्यादा ध्यान दें? व्हाट दे विल फोकस ऑन, व्हाट थिंग्स, अगर 2-3 मंथ्स रह गए हैं तो? अभी 2-3 मंथ रहेंगे तो मैं कहूंगी जो भी पढ़ा है ना उसको पढ़ना चाहिए वापसी, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम्म रिवीजन नहीं करी तो जो पढ़ा है वो सब जीरो है, मतलब कि आपकी हम्म एटलीस्ट 3-4 रिवीजन तो होनी ही चाहिए, मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हैं, बट हम्म रिवीजन आपको अभी करना चाहिए। जो पढ़ लिया उसी को ही रिवाइज करो, कोई नया अगर टॉपिक लोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और नया टॉपिक अभी लेने का टाइम नहीं है। तो अनलेस अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी नजर में आ गया है, लेकिन आप कोशिश करो जो आपने पढ़ लिया है उसी को ही रिवाइज करो अभी लास्ट के 3 मंथ्स में। और पढ़ते हुए एक जो मुझे लगता है करना चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार आप भूलते हो, तो वो जो भूलने वाली चीज है उनको आप साइड करके ना रजिस्टर में लिख लो कि ये चीज, मतलब मैं जैसे मैंने मेरे 3 रजिस्टर्स मैंने बनाए थे, वो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाए थे कि जो चीजें मैं इतनी बार करी थी फिर भी मुझे याद नहीं रहती, ऐसी भी बहुत चीजें थी। तो मैंने उसका रजिस्टर ही अलग बना लिया था, उसमें सब था, होम्योपैथी भी लाइट पार्ट भी, वो 3 रजिस्टर्स मैं एट द एंड रिवाइज करके गई हूँ लास्ट मंथ। तो वो मेरा हम्म ये स्ट्रेटेजी था, क्योंकि बार बार आप सपोज अगर आपको एक ही चीज भूली जा रही है तो आप कैसे उसको ढूंढोगे एट द एंड,
और फिर आप एग्जाम में वो फिर गलत कर दो। या अगर मैंने जैसे टेस्ट सीरीज करी तो उसके अंदर मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा था जो गलत हुआ, तो मैंने उसको भी लिख लिया था कि ये कैसे गलत हो गया, मतलब गलत नहीं होना चाहिए आगे, अगली बार अगर ये आ रहा है तो ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए, तो हाँ, मैं उसको भी मतलब लिख लेती थी। एनालिटिकली व्यू किया जाता है। जैसे मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक मॉडल पेपर लेके बैठे, ठीक है, आज आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप मॉडल पेपर लेके बैठे तो आप समझो कि 3 घंटे का टाइम है आपको, जैसे एग्जाम में देते हैं। अब आप लेके बैठे हो, आप वहां से हिलो मत सीट से, आप सारा क्वेश्चन, ये यूपीएससी के लिए भी है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉरी, सॉल्व करने के बाद आप की आंसर की चेक करो। अब वहां ये देखो कि क्वेश्चंस कौन कौन से आपके गलत हुए। पहली बात तो आप सब्जेक्ट में एनालिसिस करो कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा गलत हुए। दूसरी चीज की गलत का कारण क्या है, एनालिसिस उसी को बोलते हैं। क्या ये सिली मिस्टेक से गलत हुए, क्या सही नहीं पढ़ने से गलत हुए, क्या आपको ये जैसे याद नहीं आ रहा था उसकी वजह से, या कंसेप्ट बेस्ड गलती थी। इसको आप कैटेगराइज कर लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ आपका गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। तो वो उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो याद वाले में नहीं फंसते हैं, कुछ लोगों का हाँ कंसेप्ट क्या होता है वहां फंसते हैं। तो हाँ सबका अपना अपना है, तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो। देखो, कोचिंग एक लेवल तक हेल्प करती है, जब तक आप खुद मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त नहीं हो सकता, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, खुद कोशिश नहीं करोगे, कोई कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो यू हैव टू एनालाइज योर वीकनेस स्ट्रेंथ योर सेल्फ। तो वहां पे जो भी आपकी वीकनेसेस है उनको आप एनालाइज करके उसको दूर करिए, और उसके बाद उस पर काम करिए आप। तो आपको खुद ही लगेगा कि आप अगला जब मॉडल पेपर देने बैठोगे तो आपको काफी उस दिशा में इंप्रूवमेंट आएगा, अगर आप इसको सीरियसली लेते हो तो। नहीं सीरियसली लेते हो तो फिर वो तो कभी भी आप जाओगे तो आपका वही हाल रहेगा। तो ये आप इस हम्म कुछ कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करके और चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये मेरा अपना एक ये भी एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, ये भी काफी होता है बच्चों के साथ, सिली मिस्टेक्स वगैरह भी हो हाँ, जाती है बिल्कुल। एट द तो एंड ये, आपके हाँ, और सिली आपके घर, मिस्टेक्स। हाँ, घर बैठ के अगर हो जाए और आपको पता लग जाए कि आप करते हो सिली मिस्टेक्स, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे ना कि मेरे से सिली मिस्टेक्स होती हैं। हाँ तो थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ोगे ना उन चीजों को। हाँ, इसके लिए हाँ। ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। प्लस जब आप वहां भी पेपर भी कर रहे होते तो वहां भी आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है हम्म। कि पता लगा आपने कि आप, हाँ, वहां तो दिमाग में तो करेक्ट चल रहा है और आप गोला कोई और बना रहे हो। वही तो पता हुआ। इनफैक्ट मेरे से भी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो मेरे को सी टिक करना था और डी टिक हो गया गलती से। एंड ओ, बाद में मैंने देखा कि मुझे आता वाता और सही भी किया, गलती से सी का डी तो वो पूरा फिर कट हो गया। तो आई डिडंट ये चीज अवॉइड करनी जितना हो सके, एग्जाम में भी एक देखो, हो गया मुझसे, फाइनल में भी। तो देखो ये एक एक चीज नहीं होनी क्वेश्चन पे चाहिए, भी देखो बहुत रैंक और कितनी डिपेंड करती है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। हाँ तो एक क्वेश्चन से आदमी 100 रैंक पीछे हो जाता है कई बार। तो ये ध्यान हाँ। रखना है कि हर चीज को हमेशा कॉन्शियसली करना है। और या ये प्रैक्टिस हम्म वाली चीज ना, आप जितना प्रैक्टिस करके रहोगे उतना हाँ वहां सहज हो जाओगे। जितना प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे वहां जाकर के तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली फोकस्ड से इस चीज को पूछने के लिए कि मैथमेटिका की प्रिपरेशन आपने कैसे की, या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसे की, तो उसका क्या आप बताओगे इनको थोड़ा सॉल्यूशन। मटीरियल मेडिका का यही है कि सी मटीरियल मेडिका थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो डेली उसको पढ़ो। मतलब एलन की नोट्स तो आप डेली ही रिवाइज करो, और डेली आपको होना चाहिए 2 to 3 ड्रग्स रात को, जैसे होते हैं ना सोने से पहले, तो आपको करना ही है 2 3 ड्रग्स। तो ये आपका जो साइकिल है ये आपका डेली होना चाहिए एग्जाम तक, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। तो एलन की नोट डेली करो, और देन बोरिक के जो इटैलिक्स है वो। और सक्सेस में जो स्टार्टिंग में 44 पेजेस बोरिक की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो गिवन है, तो वो बहुत अच्छी है। अगर आपका वो हो जाता है ऑलमोस्ट, तो बोरिक इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, मतलब सारे टैलिक्स वगैरह सब दे सकते हैं। आप अच्छे से करो, बाकी इनफ है, और एमसीक्यू के लिए क्रैक करो, इनफ है। इसके आगे मैंने नहीं देखा, अगर आपकी एलएन क्लियर है, आप फिर पूरा आपका एमसीक्यू क्लियर है, फिर आपको कोई वो नहीं हरा नहीं सकता एमएम में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम्म। मेडिसिन में मैंने जैसे बोला कि मुद्दत खन्ना में एमसीक्यू थ्योरी दोनों बहुत अच्छा है, तो वो अगर आप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो फाइनल में, उसी में से हम्म। ही पूछा जाता है। उसी का क्वेश्चन कोई मोल्ड कर देंगे, बट आप कर लोगे। आप हर चैप्टर के अराउंड 300 एमसीक्यू तो सब में है, तो 300 एमसीक्यू जो है आप कर लोगे, तो आप वहां क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट तो हमारे पेपर में नहीं आया कोई भी, बट उन्होंने फ्रेम जो भी बनाया वो भी हम समझ गए, वाई बिकॉज हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमने थ्योरी और एमसीक्यू कर रखे थे उसके। तो एज इट इज आते कम है, तो लेकिन आएगा, आप कर लोगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने बुक अच्छे से दोनों पढ़ी है तो। हम्म। अच्छा, एक ये भी होता है कि कई बारी आप जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, या आप अंदाजे बयां बहुत करते हो, या आप तुक्का बहुत मारते हो, कुछ बच्चों की आदत होती है तुक्का मारने की, उससे निगेटिव मार्किंग का काफी इम्पैक्ट आ जाता है।
इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना एआईपीजीटी में? हाँ हाँ सर, नेगेटिव है इसमें। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी या इसको कैसे आपने डील किया? मतलब आपने अपने प्रैक्टिस सेशंस में नेगेटिव मार्किंग में आपके गलत होते थे क्या? कुछ होते थे नेगेटिव मार्किंग आते थे? तो इससे मेरा कैसे कोप रहता किया था आपने? 10, मतलब पहले तो मेरे बहुत इनकरेक्ट होते थे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब मैं करती 30 भी इनकरेक्ट हो जाते थे, इतने भी इनकरेक्ट थे। फिर धीरे धीरे इनकरेक्ट को मैंने कम करा है। उसके लिए वही मैंने ये रिस्क कम लिया है, मतलब रिस्क नहीं इतना लेना चाहिए आप, मतलब मुझे लगता है 10 इनकरेक्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके। 10 तक हम्म। इज ओके, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आप इनकरेक्ट जितना कम करोगे आपका स्कोर बेटर रहेगा। तो इनकरेक्ट आप जितना हो सके कम ही करो। हाँ, और फिर वही है ना, ये प्रैक्टिस की चीज है। आप ये सोचो कि आपको कोई ऐसी हाँ, आदत आदत को दिला दे कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करने आए, ये वो प्रैक्टिस की चीज तो है। पेपर देकर आई हूँ, ये तो हाँ, पेपर तो देकर ही आती है, जितने जितना पेपर ज्यादा आप दोगे। मैंने हाँ। बहुत पेपर दिए, मतलब मैंने एक भी पेपर मिस नहीं करा है, जो भी मैंने लिए थे। तो मैंने वो एक भी मिस नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ वही 30 इनकरेक्ट से मैं 10 इनकरेक्ट पे पहुंच गई थी। तो उसके लिए हम्म। मुझे आइडिया लगा था, वही जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में ना ये डाउट है, रिस्की है, हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। मतलब अगर आप, मैं वही कहूंगी 100% श्योर हो तभी आंसर टिक करो। अगर आप 90% श्योर भी हो ना तो सोचो 2 बार टिक करने से पहले, और उससे कम में तो आप सोचो भी मत, क्योंकि बहुत हम्म। नेगेटिव में जाता है तो आपका अच्छा खासा स्कोर भी जीरो हो जाएगा। तो सही ये मेरे बात है। अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इंटर्नशिप में तो चलो आप पढ़ते थे, इंटर्नशिप के बाद जो 4-6 महीने आपने घर पे तैयारी की, उसका टाइम मैनेजमेंट क्या था आपका? तो मतलब किस तरीके से? कई बार क्या बच्चे होते हैं कि कई बच्चे क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट जब पूरा खत्म कर लेते हैं तब दूसरे को छूते हैं। कई बच्चे होते हैं कि एक साथ 3-4 सब्जेक्ट उठाते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। तो क्या रहा आपका, क्या रहा? मैं इंटर्नशिप के टाइम पे मेरा इतने आवर्स नहीं थे पढ़ने के, मतलब 4 आवर्स थे ऑलमोस्ट, बहुत कम था, 4 to 5 मेरा रहता था कि इतना तो पढ़ ही लेती थी मैं। बट जैसे ही जब खत्म हुआ इंटर्नशिप तो उस टाइम पे मैंने अपने आवर्स 8 करे थे। 8 आवर्स तो मैं डेली पढ़ती ही थी। फिर उसके बाद मेरा जो एग्जाम की जब डेट आई, जो लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी, तो तब से मैंने 12 आवर्स कर दिए थे। 12 आवर्स से ऊपर हम्म। तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो ये मेरा मैक्सिमम टाइम ऑफ रहता था। तो इंटर्नशिप में एक जो दिक्कत आती है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़े इंटर्नशिप में कैसे, ड्यूटी भी चल रही है तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना, जब आपकी ड्यूटी चल रही है साथ में, आप एमसीक्यू कर लो। क्योंकि एमसीक्यू से ये फायदा होता है कि एमसीक्यू आप टिक कर रहे हो तो आपको एक क्वांटिफिकेशन मिल जाता है कि आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया है। थ्योरी में क्या होता है, आप एक पेज लेके बैठोगे, आप बैठे रहोगे, कोई और आ जाएगा, फिर आपका हम्म। वो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। तो एमसीक्यू हम्म। से ये भी रहेगा कि आज मैं 100 एमसीक्यू एटलीस्ट करके आई, मतलब 6 घंटे की ड्यूटी थी तो एटलीस्ट मैंने 100 एमसीक्यूज तो करे, कुछ तो करा मैंने। मतलब एक क्वांटिफिकेशन के लिए मुझे लगता है कि जब आप कॉलेज में हो, ड्यूटी कर रहे हो, तो आप एमसीक्यू करो, क्योंकि वहां हम्म। शोर में आप नहीं इतना कंसंट्रेट कर सकते, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आप नहीं कर सकते। फिर जब आप घर जाओ शाम को, उसके बाद आप अपना थ्योरी पार्ट करो। तो जो आपका जो गलत ये हुए उसको पता रहना देखो, चाहिए, जिससे या जो चीजें टाइम हैं। यूटिलाइजेशन। जब हम्म। मैं पहले थ्योरी पढ़ रही थी ड्यूटी के टाइम पे, तो मेरे को कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। फिर उसके हम्म। बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसे डेज तो वेस्ट नहीं कर सकती, तो फिर मैं एमसीक्यू, मैंने सोचा चलो एमसीक्यू ट्राई करके देखती हूँ ड्यूटी के साथ मैनेज हो रहा है कि नहीं। तो एमसीक्यू हो पा रहा था, तो मैंने फिर एमसीक्यू करे और घर आके मैं थ्योरी करती थी। तो ये तो इंटर्नशिप में था। आफ्टर इंटर्नशिप मेरा ये 8 आवर्स का रहता था। तो मेरा ये रहता था कि जितना भी टाइम मैं पढ़ रही हूँ, 8 आवर्स तो मैंने अपना बताया, कोई कितने भी घंटे जितने भी पढ़ रहे सपोज, हाँ हम्म। मतलब टाइम चला जाता है, मेरे को लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। मतलब मैं थोड़ा करती थी आवर्स काउंट कि कितनी पढ़ी अच्छा, हूँ, तो ठीक है। हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द, हाँ मैंने करा है, क्योंकि ऐसे मैं फिर टाइम वेस्ट कर देती थी, तो मुझे था कि नहीं, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो हम्म। टाइम डिवाइड करने में, जैसे 8 आवर्स सपोज मैंने किया, तो 4 आवर्स मेरा इलाइट होता था एंड 4 आवर्स होम्योपैथी। हम्म। तो मतलब फर्स्ट हाफ जो मेरा चल रहा है उसमें मैंने करा एलाइड सब्जेक्ट्स, एंड देन लास्ट जो हाफ, सेकंड हाफ में मैं होम्योपैथी करती थी। होम्योपैथी हम्म। क्योंकि डेली आपको करनी है, तो हम्म। होम्योपैथी में डिपेंड करता था, मतलब एमएम करनी है, ऑर्गन रिपोर्टरी, कुछ भी जो भी मुझे लगता था। तो आपको डे, जैसे एग्जाम में 50-50 डिवाइडेड है, मुझे लगता है डे भी आपको 50-50 डिवाइड करके चलना चाहिए। ये नहीं कि आप होम्योपैथी पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप एलआईटी पढ़ रहे हो, उसका एक हम्म। बैलेंस होना चाहिए। दोनों हम्म। आपको पढ़नी ही है साथ साथ, हम्म। मतलब डिवाइड करके थोड़ा। तो मतलब 3-4 सब्जेक्ट ले लेते थे अलग में भी, या एक का चैप्टर पूरा खत्म किया तब नहीं दूसरे पे गए? नहीं नहीं कैसे? नहीं, वो मेरा रहता था अकॉर्डिंग टू टेस्ट शेड्यूल, जो भी टेस्ट शेड्यूल चल रहा है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि टेस्ट सीरीज, हाँ तो टेस्ट सीरीज सपोज अगर पीएसएम की चल रही है, तो मैं पीएसएम पढ़ूंगी वो 3 घंटा में, 3 या 4 हम्म। घंटा में। हम्म। और उसके बाद रात को मैंने केमएम पढ़ लिया, ऑर्गेनॉन पढ़ लिया। तो वो मेरा, क्या मैं पढ़ रही हूँ वो डिपेंड सारा टेस्ट के अकॉर्डिंग करता था। टेस्ट क्योंकि मैं अच्छे से देती थी सारे। आपके मैच करते थे इससे? एंड के 4-5 मंथ्स में 360 से 400 के बीच में आते थे हम्म। मेरे मार्क्स टेस्ट सीरीज हम्म। में।
400 टच करते थे और 360 400, और वहां पे भी सेम ही हुआ है, 361 ही आया मेरे। तो कंफर्टेबली 361 आते थे, 400 का वंस इन वाइल आ जाते थे कभी कभी टेस्ट सीरीज में, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो यही मेरा रेंज रहता था, फाइनल में भी फिर यही हुआ, हाँ, तो मतलब ये 361 एक में। लमसम वो आदत, वो तो प्रैक्टिस और करते 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 हाँ वो उस रेंज पता, में आ हाँ जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है। हाँ वो आप जैसे हम्म। आप करते हो, तो अभी भी जैसे जितना भी आपका मार्क्स चल रहा है अराउंड उससे अभी बढ़ भी जाएगा 3-4 महीने में और पढ़ के। बट एंड में जो आपका टेस्ट सीरीज में चलता है, मुझे ऐसे लगता है कि स्कोर वही आता है। और काफी मेरा ही नहीं, मैंने काफी अपने फ्रेंड्स का भी ऑब्जर्व किया था, जिसके जहां जितने मार्क्स बढ़े पढ़ते थे उस टाइम पे, 10-20 प्लस में या माइनस में गए थे, उसी अराउंड हम्म। ही उनके मार्क्स आए फाइनल में भी। वेरी गुड। अच्छा, एक ये है कि जैसे एजर्शन रीजन बच्चे पूछ रहे हैं कि एजर्शन रीजन जो है वो कैसे मतलब और स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि एजर्शन रीजन टाइम खाने वाला होता है ना। आप देखो ना, ये भी हाँ तो आपको टाइम मैनेजमेंट पेपर करते समय भी तो ध्यान रखना है ना, कि कौन से क्वेश्चन से मैं अटेम्प्ट हाँ करने हैं। अच्छा, वो आप जो बताया था, मैंने बीच में आपको टोक दिया था उस समय जब क्वेश्चन आप दूसरा समझ गए थे। वो आप जो बताया था, आप यहाँ बताओ आप कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या हाँ तरीका हो। पहले आपने कहा कि जो आपको आते हो रेक्टिफिकेशन वाले वो कर लो पहले, है ना। हाँ पहले वो कर लो जो हाँ वो वाली जिसपे बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना। ईयर अगर कैंटर पोट्री का 1897 है तो वो है, पता भी है, आपने हम्म। फटाफट टिक किया। तो ऐसे फर्स्ट जो मेरा राउंड था पेपर का, जैसे 3 आवर्स का था, तो जो फर्स्ट फर्स्ट मेरा जो राउंड था उसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस कर रही थी सारे, जो एकदम डायरेक्ट थे, कुछ उसमें समझने का नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे वो वाले मैंने फर्स्टली जो क्वेश्चन करे जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ताकि मुझे ना असर्शन रीजन के लिए टाइम मिले, क्योंकि उसमें हम्म। सोचना है। हम्म। तो जिसमें सोचना है उसके लिए टाइम में बचाऊं, जिसमें सोचना ही नहीं है और मैं श्योर हूँ, तो वो मैं पहले कर रही थी। तो फर्स्ट जैसे मैंने हाँ। बताया स्लॉट में मुझे 40 मिनट्स लगे थे, तो 40 मिनट्स में मैं फटाफट 55-60 क्वेश्चन कर गई थी। उसके बाद में मुझे ऑलमोस्ट सारा टाइम उन असर्शन रीजंस और स्टेटमेंट्स के लिए लग गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिंगल ये बहुत वाली अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ। ओके। अच्छा, वाला एक सारा कंप्लीट फिर उससे होता है। तो, और एक और बात, चेक भी करना चाहिए एंड में, हम्म, चेक भी करना चाहिए एंड में, इतना भी टाइम निकाल लेना चाहिए कि आप एंड में चेक करो कि ऑप्शन सही मार्क करा है ना पक्का। क्योंकि नहीं, रिवीजन के क्योंकि लिए। मैं जो बता रही हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था गलत हो गया, जो मेरा वो मैं चेक नहीं कर पाई, टाइम आउट हो गया था, तो स्क्रीन बंद हो गई थी। और वो 80-90 के अराउंड का क्वेश्चन था, मैं चेक भी कर रही थी अपना पेपर, तो मैं पहुंच नहीं पाई, तो वो बंद हो गया। तो इस हम्म। वजह से चेकिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टाइम आपको चेकिंग के लिए भी निकालना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको फटाफट चेक करना चाहिए पेपर एंड। और जैसे रीजनरेशन को मजबूत कैसे किया जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए काफी, या कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो बड़ा अटपटा लगता है क्वेश्चन सुनने में ना, जब तक आपने पूछ चैप्टर को पूरा ना पढ़ा उस टॉपिक को, रीजनरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। असर्शन रीजन का सबसे पहले, जो पहली बात तो कोई बुक नहीं है, ये बहुत दिक्कत की बात है कि असर्शन रीजन की कोई बुक ही नहीं है। वो एज इट इज, मतलब जैसे होता है ना आइडिया के लिए भी, ऐसा आपको थ्योरी पता है तो पता है, बट मेरा उसमें ये रहता था असर्शन रीजन में कि पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट गलत है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन करना, पहली बात। क्योंकि हम्म। सपोज अगर मेरा ए असर्शन, ए जो का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आर करेक्ट नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सीधा सी जाता है, दैट ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। सिमिलरली हम्म। अगर मेरा दोनों में से अगर एक भी गलत है ना, तो ठीक है। बट अगर गलत नहीं हम्म। है, प्रॉब्लम वहां आती है, प्रॉब्लम आती है हम्म। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब क्या करना है, तो पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर लो कि स्टेटमेंट दोनों सही है कि नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही अगर आ गई सपोज, तो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का यही है कि आप एक बार बिकॉज लगा के देखो उसके अंदर, कि ये चीज हाँ, मतलब ये होगी इसका क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हाँ एक्सप्लेनेशन दे क्या रहा है ये कि नहीं इसका दे रहा है। एक्सप्लेनेशन है, हाँ। तो बिकॉज आके देखो, प्लस आपका थोड़ा थ्योरी भी इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हाँ, हाँ। कॉन्सेप्ट हर चीज का पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो अगर आपको वो बिकॉज लगाने से वो आंसर मिल रहा है, तो मतलब वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर वो नॉट है। तो ये आपका रहना बहुत चाहिए स्मार्टली और जवाब उसके दिया, नहीं मतलब ये बहुत ही स्मार्टली डील किया तुमने। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ मतलब समझो तो 10-20% तो उसी में आदमी कर लेगा कि ए और आर में जो है, अगर आर गलत है तो स्टेटमेंट अगर गलत है हाँ कोई एक, तो स्मार्टली डील हो गया ना, किसी आ रहा है। हाँ हाँ, इसी को स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं। पहले यही रहता, बिल्कुल, एक बिल्कुल। मैंने करा था, इससे इससे मेरा सर्जन रीजन गलत नहीं हुआ। मेरा ये रहता था स्टेटमेंट को पहले पकड़ना है कि सही है कि नहीं, आधा बहुत काम तो उसी से हो गया। बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई तो आपने, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हम सब ये कर रहे होते हैं, तो क्या साइड बाय साइड जैसे इंटर्नशिप में, फाइनल ईयर में ही कोचिंग, जो आजकल बहुत सारी कोचिंग हैं, एप्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, सभी अच्छे हैं, तो तभी ज्वाइन कर लेना चाहिए बच्चों को, या
ये इतना पढ़ने के बाद अगर कुछ सक्षम हो सवाल बनाने के लायक तब करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उस स्पीड से कर नहीं पाते क्योंकि आप जैसे बता रहे हो ना, टेस्ट सीरीज, अगर आपको टेस्ट सीरीज करने जा रहे हो तो पढ़ के जाओगे करोगे तब तो कुछ आपको मिलेगा ना। अदरवाइज आप बिना पढ़े घुस जाओगे तो आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो आप भी इधर सेटिस्फाई नहीं होगे और आपका रिजल्ट भी पुअर आ रहा होगा, तो फिर और आपकी विशेष साइकिल में आप खराब हो जाओगे। तो अगर मतलब आपके हिसाब से क्या पढ़ के जाना चाहिए, कुछ थोड़ा पहले पढ़ लेना चाहिए तब उसको ज्वाइन करना चाहिए, या साइड बाय साइड करते रहना चाहिए? इसमें मेरे को लगता है कि अगर आपको करना है आप फाइनल ईयर से कर सकते हो कोचिंग, अगर आपको करना है उससे पहले मुझे नहीं लगता फायदा है। दूसरी बात, आपको पहले ये असेस करना है कि क्या आपको थी दो बातें, एक तो कोचिंग है कि आपको प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, दूसरा ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है। हम्म। दो बातें हैं। तो हम्म। अगर आप कोचिंग की बात करो तो मैं कहूंगी आपको पहले ये असेस करना है कि क्या मुझे रोज एक डंडा चाहिए कि मुझे कोई बोलेगा कि पढ़ो पढ़ो तभी मैं मतलब पढ़ूंगी, हम्म। तो मैं तो आप कोचिंग लूँ। कोचिंग मटेरियल हो, हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ, जैसे एक होता है ना कि टाइम होगा कि 4 बजे क्लास होगी होगी, तो मैं कोचिंग तो तब लूँ। दूसरा है कि नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको बस टेस्ट सीरीज लेनी है, तो देन आप वो दूसरी कैटेगरी में आते हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। तो आपको पहले ये असेस करना है आपके अंदर इतना एंथुसियाज्म है कि आप रोज खुद से पढ़ सकते हो। अगर आपको आपको कोई बोल नहीं रहा सामने से, आपको खुद से इतना है, तो आप अपना सेल्फ स्टडी करो और टेस्ट सीरीज ले लो। लेकिन अगर आपको नहीं है कि नहीं शायद अगर मैं कैसे अकेले पढ़ूंगी या कोचिंग नहीं लूंगी तो नहीं शायद कर पाऊँ, देन यू गो फॉर कोचिंग। तो कोचिंग हम्म। प्रॉपर मीन्स वो प्रॉपर आपको फिर पढ़ा भी रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो है ही उसके अंदर, बट वो प्रॉपर पढ़ा भी रहे हैं। वो उन ऐसे वाले कैटेगरी बच्चों के लिए है जिनसे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा और उनको लग रहा है कि वी नीड सम मोटिवेशन, कि रोज हमें बोला जाएगा तो ही हम पढ़ेंगे। तो सेकंड कैटेगरी जो, जैसे मेरा ये था कि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो मैंने इस वजह से कोचिंग ये वाला नहीं लिया है, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करी है, तो वो तो मैंडेटरी है ही। तो मैं ये कहूंगी आप पहले अपने आप को असेस करो कि आपको कोचिंग की जरूरत है नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली फिर गो फॉर इट, क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। और अगर नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज करो, दैट इज इनफ, उससे हो जाता है, आपको क्वेश्चंस बेसिकली देखने हैं। हम्म। अच्छा। और और एक और हाँ। जो चीज मैं हाँ। करती थी, हाँ, वो हाँ, टेस्ट बोलो। सीरीज तो चलो हो गया। बाकी तो बहुत सारे, जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो उसके अलावा जैसे टेलीग्राम्स पे ग्रुप हैं बहुत अच्छे, तो टेलीग्राम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो रात को मेरा एक रहता था सोने से पहले कि जैसे अलग अलग ऐप है, होम्यो गुरुजी, मंत्रा, पीडिया, इन सब के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं टेलीग्राम पे, तो मैं रात को सोने से पहले में रहता था कि आज के जो दिन के क्वेश्चन है वो मैं देख के सोना है मुझे। ये भी मेरा एक रहता था। वेरी गुड। पर डे अराउंड 300 क्वेश्चंस आते थे, तो सोती नहीं थी मैं जब तक वो क्वेश्चंस नहीं देखती थी, उससे भी मेरा बहुत, उससे कुछ नहीं होता, वो रैंडम क्वेश्चंस बनाते हैं वो, एमएम के, सबके, कोई भी सब्जेक्ट के, एंड देन उसको मैं करती थी, तो उसका एक वो भी मेरा रूटीन था रात को सोने से पहले। तो उससे भी मुझे बहुत, एक आधा क्वेश्चन तो मुझे दिखा जो एज इट इज रिपीट हो गया एग्जाम में भी, तो वो भी मुझे फायदा करा, तो वो भी नहीं छोड़ना है। पर डे का करो हम्म। आप, वो भी अच्छा रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत बच्चों ने पूछा है बट कई लोगों का जवाब नहीं होगा, मैं बाद में भी दूंगा इसका जवाब, पहले आप दो कि हाउ डिड यू मैनेज योर स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे आपने उसको किया डील? स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है कि अगर मुझे कभी लग रहा है कि मैं मतलब परेशान हो रही हूँ, स्ट्रेस हो रही हूँ, तो या नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी। ऐसा नहीं है कि पढ़ी रही हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स करा माइंड को, थोड़ा म्यूजिक सुन के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं कर ही रही हूँ, थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया। अब अगर ब्रेक ज्यादा हो रहा है, सपोज वो एक एक दिन तो ले लिया, अब 2 दिन हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, उस सब्जेक्ट पे जाऊंगी जो पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, जैसे एमएम मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एमएम पढ़ लूंगी। तो मेरा वो रहता था कि ठीक है एक आधा दिन ब्रेक ले लिया, बट ये नहीं कि फिर बिल्कुल ही पढ़ा नहीं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट, कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होता ही है यूजुअली आपको जो पसंद हो, तो मैं फिर उसको पढ़ लेती थी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये मेरा यूजुअली रहता था। और लास्ट के जो टाइम में यही था, लास्ट के टाइम में ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है 1 मंथ और 15 डेज पहले, तो उस टाइम मेरा यही रहता था कि अपना जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करती थी, उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता था कि ये मुझे आता है, ये ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे नहीं उससे मतलब इतना फिर स्ट्रेस हुआ एंड में। ये मेरा थोड़ा रहता था। और हाँ, एक रजिस्टर्स वाला जो पॉइंट है वो तो बहुत हाँ। ही है कि अपना हाँ, हाँ, बोलो 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 कि बोलो। अपना एंड में मतलब बेसिकली आप क्योंकि लास्ट के 1 मंथ, लास्ट का 1 वीक और लास्ट लास्ट डे आपके पास लिटरली आपको समझ ही नहीं आएगा आप पढ़ोगे क्या। तो एक मैटर आपके पास होना चाहिए, आपने साइड रखा होना चाहिए, ये मुझे एंड में रिवाइज करना है, तो वो आप रजिस्टर में लिखते जाओ, आपको ये चीजें लग रही हैं तो आप वो लिखते जाओ, तो वो आप रिवाइज करो। तो हम्म। जितना वैसे रिविजन रहेगा तो उतना एंड में भी अच्छा रहेगा, स्ट्रेस भी कम होगा अगर आप अपनी ही पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करोगे तो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
तो सबसे हम्म। जरूरी चीज है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा हाँ। उतना स्ट्रेस कम होगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ लोग होते हैं ना कि आधा अधूरा, हमेशा उनकी आदत होती है आधा इसको छोड़ा आधा उसको छोड़ा आधा उसको छोड़ा, वो हाँ। सक्सेसफुल हाँ। नहीं होते कंपटीशन में। तो आप पहले तो चीजों को कंप्लीट करने की आदत डालो। अपने अभी भी किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट पढ़ने की आदत डालो, एमसीक्यू करने की आदत डालो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने जहां से मिलने हैं, किसी ऐप से, टेलीग्राम से, कहीं से, इधर से उधर से। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब मैंने वही बताया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय एनालाइज भी करोगे कि तुमसे गलती क्यों हो रही है। अगर तुमसे 2 बार एक ही क्वेश्चन, एक जैसा क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम समझ नहीं रहे हो। तुमको रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि तुम्हारे से गलती कहाँ हो रही है। कंसेप्ट में गलती हो रही है या याद करने में गलती है, कहाँ गलती हो रही है वो जरूरी है। अगर आप वो चीजों पे काम नहीं करोगे तो ये गलतियां आपके लास्ट समय टाइम तक होंगी। दूसरी चीज है कि एस्केपिज्म बहुत है बच्चों के अंदर, कि हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो हम छोड़ देते हैं। जैसा का सेटअप बनाया जाता है उसमें ऐसा भी होता है कि 10-15% क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो बना नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो एक तो पहली बात तो 100% बनाने की सोचो मत। दूसरी चीज ये है कि लेकिन ये भी मत सोचो कि ये वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा या ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ूंगा तो अभी मैं निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आज की डेट में तो आपके पास बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे आपके पास चैप्टर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, हर जगह इंस्टा पे बहुत सारे टिप्स देने वाले लोग हैं। तो आपको अगर कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन गो थ्रू दैट और उससे समझ के सीख करके। जैसे कि पहले 2-3 चैप्टर जो आपके पीएसएम के हैं, एपिडेमियोलॉजी से लेके सारे जो हैं, ये बड़े टफ लगते हैं देखने में, समझने में। तो आपको उसका एक एक लाइन लेकिन उसका समझना बहुत जरूरी है। तो आपको उस तरीके से हड़बड़ाहट में नहीं, पहले चीजों को समझो। समझने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में कि आप उसका एमसीक्यू करके देखो, समझे बिना मत कूदो। तो ये मेरी ओर से आपको गाइडेंस रहेगी कि आप आराम से फोकस्ड होके उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जाकर के कभी उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। रेस्ट ऑल द थिंग्स हम लोग शेयर करेंगे, ग्रुप पे जो बनाया है उस पर शेयर करेंगे। आप हमारे पास 5 मिनट का टाइम आपको देंगे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेगा। मैं आपको अभी अलाउ कर रहा हूँ, और मैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं सुनूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि क्वेश्चन जो है इनमें से नहीं पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, देन यू कैन आस्क। ठीक है। ज्यादा फॉरिज्म पे फोकस होता है ओके। एंड ईयर्स पे बहुत फोकस होता है, जैसे कि कौन से बुक कौन सी ईयर में आई, हैनमन, डॉक्टर हैनमन के क्या क्या राइटिंग्स हैं उन पे बहुत फोकस होता है। एंड जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन और हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं इसमें, तो ये ओवरऑल में ज्यादा पूछा जाता है। सो आई ओके होप मैम, कि थैंक आप यू। लोगों के आंसर्स मेरे ख्याल से हो गए। बहुत सारी चीजों के तो आंसर मैंने ही खुद दिए हैं और डॉक्टर साहब ने दिए हैं, और हम लोगों ने एकुमुलेट करके इसको बनाया था क्वेश्चन आंसर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मुस्कान पूछो आप। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। टेमी। मैम, सर्जरी में जैसे कि हमारा डिवीजन है लाइक ईएनटी, ऑप्था, क्लिनिकल सर्जरी, थ्योरेटिकल सर्जरी। मैम उसमें सर्जरी में थोड़ा आप गाइड कर सकते हो कि उसमें कौन सा पार्ट ज्यादा फोकस होता है? सर्जरी में सी डिपेंड करता है, सर्जरी में जो जनरल सर्जरी आती है वो तो आती है, बट एक जो पैटर्न मैंने देखा है वो ये है कि एक साल ईएनटी का क्वेश्चन आता है तो अगले साल ईयर का आता है, सॉरी ईएनटी के बाद आई आता है, मतलब ऐसे पैटर्न रहता है यूजुअली, वो इतना वेटेज नहीं है उसका। तो जैसे सपोज ईएनटी का इस साल क्वेश्चन आ गया तो ईयर उसका आई का आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके रिपीट होता है। बट यूजुअली जनरल और सिस्टमिक जो सर्जरी वो ज्यादा पूछा जाता है, और ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनसे एक ही क्वेश्चन आपका आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। और वो भी स्टेटमेंट में ज्यादा आता है, 4-5 स्टेटमेंट वो दे देंगे और उसमें आपको बतानी करेक्ट कितनी है, तो एक ही आता है उसमें, उसकी वेटेज ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। सो आई होप कि आपको और आपका सेशन अच्छा रहा होगा, और डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छे से हम लोगों ने किया इसको। आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप बाद में भी पूछ सकते हो हम लोगों से, हम लोग ग्रुप पे रहेंगे। और हमारा जो ग्रुप है वो होम्योग्राम कोचिंग नहीं है, गाइडेंस ग्रुप है एक तरीके का। तो आपको पढ़ाई खुद करनी है, ठीक है। आप कहीं अटकते हो, कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क ऑन दैट ऑल्सो, बट आपको प्रिसाइसली पूछनी होगी वो चीजें। ये नहीं कि दिन भर आप क्वेश्चन ही उसमें पूछ रहे हो। खुद से पहले ज्यादा टाइम दो, अपने को एनालाइज करो, अपनी चीजों को देखो कहाँ आपकी कमियां हैं, उस पर काम करो। बाकी हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। और थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दीज सेशंस। आप लोग करते रहो, हम लोग वाले से लाएंगे। और डॉक्टर साहब को भी थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर मेहर, आप आए, आपने इतना बच्चों को ज्ञान दिया। नहीं से आई होप सो कि भाई ये कुछ चीजें सीखें। और आप लोग अपना फीडबैक ग्रुप पे लिख देना किसी को होम्योग्राम कोई पे। डाउट हो कुछ हो तो आई कैन ऑलवेज बी हाँ, अवेलेबल, तो
पूछ सकते हैं हाँ ग्रुप में पूछ सकते हैं, और वैसे भी जाके भी पूछ विदाउट सकते हैं है मैम तो। से। आप लोग तो बड़े लकी हो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि आप वो इतने विस्तार से नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि आप जा करके इसका वीडियो देख लो, क्योंकि अब सारी चीज वीडियो सम अप देखो हो गई है। हाँ। तो इसलिए आप जो है ना, आप पहले अब ये छोटी छोटी चीजें मत पूछो, और अपनी तैयारी में लग जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक जो लोग आप अटेम्प्ट करना जा रहे हैं उनके लिए। और फ्यूचर में भी हम लोग, मैं इसका वीडियो भी रिलीज करूंगा, तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाए वो लोग भी देख लेंगे। सो वेरी गुड नाइट सबको, बाय बाय, टेक केयर।